अब नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। जो रुझान थे तकरीबन रुझान न्यूज़ 18 ने सबसे पहले आप तक पहुंचा है, सबसे सटीक रुझान हमने आप तक पहुंचा है। और अब यहां से रुझान के बाद सिलसिला शुरू होगा नतीजों का, यानी अब ये जो रुझान है नतीजों में बदलेंगे और नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। कौन कहां से बाजी मार रहा है, कौन कहां से जीत रहा है, किसको हार का सामना करना पड़ रहा है और कौन जीत कर आ रहा है, ये तमाम चीजें अब यहां से एक तरह से क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। दो खास मेहमान पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट अनिल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं महेश वर्मा जी ब्रेक के बाद आपके पास आना चाहूंगा कि अब आने वाले दिनों में आप देखिए कि ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट थे। 27 में यूपी का चुनाव होने वाला है और यूपी का चुनाव ये कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से ही होकर एक तरह से जाता है। तो 2029 इन सब को लेकर ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट था बीजेपी के लिए, इसके बाद 27 के बाद 29। अगर देखा जाए तो जिससे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, गृह मंत्री जी भी कहते हैं और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व भी यही सोचता है कि हमारे लिए हर एक चुनाव जो है एक उत्सव की तरह है जी। लोकतंत्र का उत्सव के रूप में हम इसको लेते हैं। और देखिए, चुनाव का एक जो लड़ने का जो हमारा तौर तरीका है वो सिर्फ जुमलेबाजी से कह लीजिए या लोकतंत्र में जो हमारे चारों स्तंभ है जिसमें मीडिया भी है उसको डिरेल करने का जो एक लगातार कवायद जो है आपने इस चुनाव के दौरान देखी, हर चीज को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, चारों स्तंभ पे वार किया गया ताकि एन केन प्राकेंड जो है किसी न किसी प्रकार से इस चुनाव का एक समीकरण जो बन रहा था उसको बिगाड़ने की हर संभव कोशिश की गई। रही बात की भाई निश्चित रूप से इसका लाभ, राजनीतिक लाभ जो है या उत्तर प्रदेश में की चुनाव में मिले या 2029 के लोकसभा चुनाव में मिले। अब ये जो चीज जो है एक राजनीतिक माहौल, एक राजनीतिक वातावरण इस चीज से जो बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे राज्य में जहां हमारे लिए मतलब समझ लीजिए कि बड़ी दुरह स्थिति थी, हम लगातार संघर्षों से जन्मी हुई हमारी एक पार्टी थी जहां हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत ने एक नई इबारत लिखी है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक से एक जोश जो है जो पनपा है कैडर के बीच में। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो जो कैडर के अंदर एक नया मतलब जोश, जज्बा, उत्साह देखने को मिलेगा इस चीज से, वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं उसका असर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति पे भी पड़ेगा। इसी प्रकार से आप जो 2029 का हमारा जो एक चुनावी संग्राम है उसमें भी कहीं ना कहीं इन राज्यों में जो जीत है हमारी उसमें हम मजबूती से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करेंगे। बिल्कुल। और जो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो सबसे बड़ी एक चुनौती बन गई थी तो बंगाल बारूद के ढेर पे बिठा दिया गया था। बंगाल अब और तब की स्थिति में आ गया था कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, बंगाल कहीं ऐसा ना हो कि भारत से एक अलग रास्ता अपनाने की कोशिश करे। जिस प्रकार से वहां एक माहौल तैयार कर दिया गया था और जिस प्रकार से घुसपैठियों के जरिए राजनीति को अंजाम दिया जा रहा था, मैं समझता हूं वो कहीं ना कहीं उसका एक अंत हुआ है। अब रही बात की तमिलनाडु पे, जैसे अनिल मिश्रा जी जो बात कह रहे थे, ये केरल की बात हो रही थी, या जो अन्य राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जैसे तमिलनाडु है, लेकिन इतनी तो जरूर है कि भाई वहां मजबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक मतलब धर्म को लेकर या सनातन को लेकर जिस तरह से अपमान करने की या तुष्टीकरण करने की जो राजनीति दिखाई दे रही थी, आखिर क्या कारण है कि ये लोग इस पे उतारू हो गए थे? क्योंकि स्पष्ट है कि आप वहां पर व्यभिचार, भ्रष्टाचार के जो आपके एक सोच थे, विचार थे और जो उसमें आकंठ डूबे हुए थे। जिस प्रकार से देखिए तमिलनाडु में मंत्री जेल में जा रहा है, उसको पद से नहीं हटाया जा रहा है। जिस प्रकार से वहां कई एक मंत्रियों के खिलाफ जो है लगातार जो आदमी शराब घोटाले में अभियुक्त हो, जमानत पे हो, उसको वो मंत्री बना रहे हैं। जनता वहां देख रही है। तो मात्र ये कह देने मात्र से कि भाई हम जो है कहीं सनातन का तिरस्कार करने के कारण जो है हम कहीं राज्य में सत्ता में आएंगे और सनातन का तिरस्कार ही मात्र अब एक उद्देश्य बन गया है, तो जनता जो है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना पसंद करती है, या जो उसके पास जो विकल्प बचा है
वहां विकल्प के रूप में विजय थे, तो विजय के साथ जो है कहीं ना कहीं जनता चली गई। केरल में आप देखिए, केरल में आज की डेट में हम विकल्प के रूप में उभरे हैं। हमारी वहां जो है हम कहीं खाता खोल रहे हैं, हमारे पास जो है एक, हमने अभी मेयर का चुनाव जीता, हम इसी प्रकार से हमारे गोपी जी, सुरेश गोपी जी वहां से मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चुनाव नतीजे आते आते जो है हम कहीं दहाई की संख्या को अचीव भी कर ले जी। आसाम देखिए, जहां पे लगातार हम तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी आपको तमिलनाडु में दिखाई दे रही है, केरल में दिखाई दे रही है, पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, लेकिन आसाम में क्यों नहीं दिखाई दे रही है? चीजें बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वहां पे जो विकास है, वो विकास जो है एक मजबूत विचार बन के उभरा है। लोग जो है विकास का वहां प्रबल समर्थक बन चुके हैं। अब लोगों मतलब के आंख में धूल बीजेपी पर और बीजेपी के विकास का जो एजेंडा है उस पर लोगों ने एक तरह से, महेश वर्मा जी, लोगों ने भरोसा जिताया है, और वही भरोसा कहीं ना कहीं यकीन में अब बदल रहा है, और वो यकीन जो है नतीजों में भी अब एक तरह से, रुझान में भी दिख रहा है। एक कंफर्ट राजनीति जो थी ना, कंफर्ट पॉलिटिकल राजनीति की, नारा दे के जीत जाइए, लोगों को हिंदू मुसलमान करके जीत जाइए, लोगों को उल्टा सीधा कहीं दंगा फसाद करा के जीत जाइए, लोगों को कहीं गरीबी, भाई गरीब आदमी रहेगा तो वो गरीब रहेगा तो वोट देता रहेगा, अगर वो गरीबी से बाहर आएगा तो वो समझदार हो जाएगा तो हमें वोट नहीं देगा। तो इन सब चीजों का जो एक राजनीति हो रही थी लगातार, उस राजनीति पे अब देखिए ना, आप हर जगह जाइए जहां पे लोग मर गए हैं, उनके वोट भी जिंदा है। ये कौन सी राजनीति में होती है? भवानीपुर के देखिए जो ग्राफिक्स हम देख पा रहे हैं, ममता बनर्जी इस वक्त, महेश वर्मा जी, आगे चली गई हैं, कभी आगे कभी पीछे वाला खेल यहां पर चल रहा है। शुवेंदु अधिकारी इस वक्त पीछे हैं, पिछड़ रहे हैं ममता बनर्जी के मुकाबले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है भवानीपुर तो पिछले बार में उनकी नैतिकता, उनको नैतिकता का तकाजा ये था जब पिछली बार नंदीग्राम से हार गई थी। महेश वर्मा जी, नंदीग्राम का भी ये हाल हम अपने दर्शकों को और आपको भी हम बता देते हैं कि नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी जी जो है वो आगे चल रहे हैं, और टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो एक जगह से शुवेंदु अधिकारी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर यह है कि वो अब जहां पर पिछड़ रही थी भवानीपुर से, वहां से अब वो बढ़त बनाए हुए हैं। जी महेश जी। जहां मुस्लिम ब्लॉक है भवानीपुर में, वहां निश्चित रूप से उनको थोड़ी बढ़त मिल रही है, लेकिन जहां हिंदू ब्लॉक में, जैसे सुरेंद्र जी का भी अभी बाइट वाइट चलाया जा रहा था कई जगह, तो वहां वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पिछड़ वहां रहा हूं जहां मुस्लिम ब्लॉक ज्यादा है। तो सवाल यह है कि जहां आप इस तरह के बूथ है और इस तरह की चीजें, तो क्या मुस्लिम क्या बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं? आपके कहने का मतलब ये है, या शुवेंदु अधिकारी के कहने? जी। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिमों का अभी तो इसी सीट से शुवेंदु अधिकारी बढ़त भी बनाए हुए थे, काफी आगे चल रहे थे। मेरा ये कह रहा है, देखिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है कि इन लोगों ने जो हिंदू मुसलमान किया, याद करिए ना कि हम थोड़ी सनातन को डेंगू और मलेरिया और कोरोना कह रहे थे जी, हमने नहीं कहा, लेकिन जिन लोगों ने भी कहा, जिनकी ये सोच थी, जिनकी ये समझ थी, जो लगातार तुष्टीकरण कर रहे थे, जो लगातार एक वर्ग विशेष को, हमने ये थोड़ी कहा तुम 1100 करोड़ तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दो और 6000 करोड़ जो है कठमुल्लाओं के तनख्वाह और उनके वेलफेयर के लिए लेके आओ। ये हमारा सोच थोड़ी था। आपके राज्य में सबको विकास का आस्वादन करें, विकास उन तक पहुंचे, रोड उन तक पहुंचे, इंडस्ट्री पहुंचे, रोजगार पहुंचे, भ्रष्टाचार खत्म हो, भाई भतीजा बात खत्म हो, अधिकारी और जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन हो, उसके ऊपर लगाम आप कसे, कहीं आपको जो है घुसपैठ और इन सब चीजों से अब बंगाल के बागडोर तो एक तरह से जो रुझान आए हैं और उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो तो यही बता रहे हैं कि अब जो सत्ता है वो बीजेपी के हाथ में आ रही है, बीजेपी के हाथ में बंगाल की अब बागडोर होगी। तो किस तरह से वहां पर जो कमियां बीजेपी ने गिनाई हैं अपने चुनावी प्रचार के दौरान, जो चीजें उसने कही हैं, इस पर किस तरह से काबू पाएगी, कितना बड़ा चैलेंज होगा, इसे भी दरअसल नतीजों के बाद समझना होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। महेश वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।